सुनील जी, क्वेश्चन आपके से पूछा जाता है। आप किरण जी के साथ काफी टाइम तक जुड़े रहे, संस्था के साथ जुड़े रहे, एक मुहिम के साथ जुड़े रहे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उनका लेफ्ट हैंड थे या राइट हैंड थे। मेरे लिए आप, जितना मैं आपको जान पाई, आपने उनकी पूरी मुहिम का उद्देश्य पूरा किया। आप उन लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे थे जो सफर में चलना भी नहीं चाहते थे। आप उन लोगों को जीत की तरफ लेके जाने का उद्देश्य रख रहे थे, जिनको जीत का डेफिनेशन भी नहीं पता था, जो उस कंपटीशन में कहीं बैठना ही नहीं चाहते थे, जीतना तो दूर की बात। छोटे बच्चे से लेकर एक उम्र दराज लोगों तक का इंटरेक्शन, जहाँ पे छोटे जो जीवन को अभी शुरू भी करने की कोशिश करते हैं, जब उनका हारता हुआ देखते हैं आप, तो कैसा फील करते हैं। और एक उम्र दराज इंसान जिसने सारी जिंदगी अपने परिवार के दायित्वों को ना निभाया हो, अपने प्रति अपने जीवन के दायित्वों को ना निभाया हो, इंसानियत का दायित्व ना निभाया हो, ऐसे लोगों को पूरी तरह से जीवन का एक नया डेफिनेशन देना कैसे करते हैं सर? भारती जी, एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और आपने एक ऐसे जहाँ से शुरुआत मेरी हुई, वो अलग बात है कि पढ़ाई जो मैंने पढ़ी वो सोशल वर्क, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा बहुत कम होता है जो आप पढ़ते हैं वही आप कर पाते। तो मैं इस संबंध में बहुत लकी था कि मैंने उसको करने के लिए मुझे आज़ादी मिल पाई। 1987 में जब शुरुआत हुई थी तो उस समय ना तो कोई डी एडिक्शन सेंटर्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल थे, ना कोई ट्रीटमेंट के कोई तरीके कोई ऐसे थे, ना ऐसी सुविधाएं थी जिनको हम कह सके। हाँ, एक बात जरूर थी कि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा एक काम था कि हर पुलिस ऑफिसर में मैं एक वॉलंटियर को ढूंढ सकूं, एक स्वयं सेवक को ढूंढ सकूं। और मैं समझता हूं कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हमें इस दौरान मिले, उन सब में उनको मैंने उस स्वयं सेवक को ढूंढ पाया, क्योंकि एक ही मकसद था कि जो काम वो अपनी लिमिटेशंस वाले काम में, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक लिमिटेशन सीमाएं होती हैं काम करने की, नहीं कर पाते, वहाँ वॉलंटियर काम कर पाता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस फाउंडेशन फॉर करेक्शन डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन नवज्योति का जन्म हुआ। और उसी मकसद के लिए को प्राप्त करने के लिए कि किरण बेदी जी जब वहाँ पर डीसीपी नहीं थी तो भी ये कार्यक्रम जारी रहा। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक प्रोफेशनल जो एक अप्रोच थी और एक सोच था, वो कहीं ना कहीं हम उसको आगे लेके चल सके। तो ये बात सच है कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं, अंदर से ट्रॉमा में हैं, अंदर से दुख है, उनके साथ परेशानी है। अगर आप मुझसे कहें कि 10,000 लोगों के साथ मैंने काम किया है, नहीं, मैं गलत होगा कि अगर मैं कहूँगा कि मैंने इनको ठीक किया है। नहीं, 10,000 बार मैंने अपने साथ काम किया है। तो जब तक मैंने अपनी अपनी तरफ ध्यान अगर मैंने नहीं दिया होता तो शायद आपके साथ मैं यहाँ पे ना होता, क्योंकि इस बड़ी जर्नी में ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, बट वो कहीं ना कहीं छूटते चले गए। और इसी में आज भी हम सीख रहे हैं। जैसे मैं अगर आज कहूँ तो क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग नशा लेते थे पहले और इलाज किया उनका या इलाज हुआ, वो लोग नशे से नहीं मर रहे। वो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम के कारण, कैंसर की प्रॉब्लम के कारण, डायबिटीज के कारण, ऐसी बहुत सारे कारणों से मोर्टेलिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है, जो कि शायद हम जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो अभी उसको पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका तंबाकू का इस्तेमाल, उनका रहन सहन, उनका खान पान, वो कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं एक एडिक्टिव बिहेवियर, वो वही बना रहता है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है और एक मुझे लगता है एक कमी थी हमारे उस इलाज में कि हम उनको उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में समझा नहीं पाए या उसका हिस्सा नहीं कर। तो इसलिए मेरी जर्नी तो अब भी जारी है कि कैसे चीज़ों को आज भी हम उस ढंग से देख सकें, और सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया में हैं। बहुत 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 शुक्रिया सर। सर, अगला क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं अनुज जौहरी जी से। अनुज जी की जो यात्रा है, कहते जब तक खुद पे ना बीते जिस पे बीतती है उसको दर्द का पता होता है।
है ना। दर्द का एहसास तब होता है जब हम पे वो चीज बीती हो। आप और मैं तो सिर्फ बात कर सकते हैं उन लोगों के। अनुज जी इस एडिक्शन का शिकार रहे हैं आप बहुत साल से, किस तरह से निकाला इस एडिक्शन के बाद, और आज आप उन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं, उन्हीं लोगों को इस एडिक्शन के बारे में बताते हैं, हमको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू अनुज जी प्लीज। आप सभी को नमस्कार और हमारे गुरु बैठे निवासियों में नमस्कार। और क्योंकि हमारे गुरु हैं और संजय भट्ट सभी को मेरा नमस्कार और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम पर इनवाइट किया। अनुज जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आपसे अनुरोध रहेगा आप थोड़ा सा अपनी आवाज पे क्लैरिटी के ऊपर फोकस करें। जी अब आवाज आ रही है मैडम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, शुक्रिया आपको। जी मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज इस काबिल हूँ कि लोग मुझे इनवाइट करते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं। और आप यकीन करें कि अभी भी मैं 2 प्रोग्राम्स मेरा वेट कर रहे हैं और रात तक मैं बहुत टाइट हूँ, बहुत बिजी हूँ। और ये सुनील सर जो बैठे हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है मेरे जीवन के अंदर। मतलब आज मैं मेरे मंच पे कहीं भी ये बात बोल सकता हूँ जो अभी सुनील सर बोल रहे थे कि 1987 मुझे अच्छी तरह याद है कि सुनील सर मतलब एकदम फ्रेश और जोश में वो एक राजदूत मोटरसाइकिल सर के पास थी उस समय। तो वो आते थे हमारी क्लासेस करने और मुझे ये लगता था यार ये बकवास करते हैं, पता नहीं इनको क्या है, हमें कैसे ठीक करते हैं बातों से। तो शायद इनकी बातों की वैल्यूज मुझे उस समय उतनी नहीं मालूम जो आज मैं इनको समझ और बात। जैसे अभी सर ने बोला कि शायद हम वो नहीं सिखा पाए जो हमें उस समय प्लान करना था। और वो कहते हैं कि मेरा सफर आज भी जारी है। आज मेरी समझ में सर की बात बहुत अच्छे से आ रही है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडिक्टिव बिहेवियर रहता है वो भी अगर हम पहले से ही प्लान करके चलते तो शायद उसकी दिक्कत आज नहीं होती। जो लोग शुगर के कारण या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उनके कारण जो खत्म हो रहे हैं, सर मुझे लग रहा है कि सर की जो सीखने की क्षमता है वो मैं सीख पा रहा हूँ आज इस सेशन के अंदर कि सर हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक जनरेशन को बना रहे हैं कि जो लोग आए। देखिए मैंने एमएसडब्ल्यू नहीं किया, सर ने किया और वो मेरे को सही में ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी चीजें जो सीख रहे हैं। और ये मेरी काबिलियत होनी चाहिए कि सर अगर ये बोलते हैं कि मुझे सोच से बाहर आता है। और जैसे बहुत सारी और चीजें मैं जारी रखता हूँ एडिक्टिव नशा छोड़ने के बाद, तो उनसे भी मुझे बाहर आना है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ नवज्योति का, नील सर का, संजय सर का कि मैं नहीं कर सकता था, लेकिन इनके पास वो टेक्निक्स थी, इनके पास वो चीजें थी जिनकी वैल्यूज आज मैं समझ सकता हूँ कि मैं आज कहाँ जीता हूँ। आज मैं बहुत सारे बड़ी बड़ी जगहों पर बोलता हूँ, जाता हूँ और हर हफ्ते करीब मैं 400 एडिक्ट से बात करता हूँ हर हफ्ते। मतलब एक हफ्ते में मेरी 10 सेंटर में विजिट होती है, मैं वहाँ क्लासेस करता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनको सुनता हूँ कैसे वो नशा खरीद रहे हैं आज, कैसे वो सर जो बात कर रहे हैं वो अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे को वो समझ नहीं होगी आज। तो मैं ना इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सभी को बताना चाहूंगा कि नशा एक आदत नहीं, नशा एक बीमारी है और ये ऑन गोइंग चलता रहता है। और ऑन गोइंग हमको जो हमारी एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, एडिक्टिव सोच है, उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे और उसमें हमें मिलजुल के काम करना होगा। जैसे अभी चेन्नई सर डीसीपी साहब बोल के गए हैं कि 1984 में एनडीपीएस एक्ट उन्होंने बताया। मैं गवाह हूँ इस बात का, जब मैंने ड्रग्स लेना शुरू किया था तो एक और मैंने कहा बताओ मैंने अभी ड्रग्स शुरू किया और ये पता नहीं कौन से एक्ट की बात करने की एक एक्ट आ गया जिसमें बहुत सारी सजा हो सकती है। मैंने कहा ये एक्ट अभी आना था, उससे पहले कोई एक्ट नहीं था, उससे पहले प्रॉब्लम पेंडिंग। और एक जो अभी डीसीपी साहब ने एक बात बोली कि शराफत अली जो निजामुद्दीन है, मैं उस बात का भी गवाह हूँ कि वहां पर किस तरीके से वो स्नैक वहां पर। तो मैं बहुत सारी चीजों का गवाह हूँ। सुनील सर ने काम करना शुरू किया, मैं इस बात का भी गवाह हूँ। मैं यूजिंग में था उस समय जब सुनील सर ने काम करना शुरू किया था इस में। मैं यूजिंग में था लेकिन मैं सुनील सर को देखता था कि वो कितने शराफत को देखता था कि वो कैसे वहां पर स्नैक उन्होंने। आज मैं सभी से ये कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि नशा एक बीमारी है और इस बीमारी को हमें समझना होगा। और आने वाली जो पीढ़ी है
सही है कि नशा करने की उम्र डे बाय डे घटती जा रही है और 3 पीढ़ियों पर ये असर करती है। एक तो वो व्यक्ति जो नशा करता है वो भी झेलता है, उसके माँ बाप भी झेलते हैं, उनको भी सफर करना पड़ता है। तो नशा करना सिर्फ मेरे को ही नुकसान नहीं करता, नशा मेरी 3 पीढ़ियों को नुकसान करता है। मेरे माँ बापों को भी इसमें तकलीफ दी, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ झेला, समाज से उन्होंने सुनी भी, पैसों का भी नुकसान झेला, मैंने भी झेला कि मेरी जिंदगी के वो 10 साल जब मुझे कुछ बनना था, जब मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, जब मुझे समाज में कुछ बनना था, स्थापित होना था, वो मेरा छूट गया 10 साल। और वो 10 साल कितना भी पैसा देके वापस नहीं आ सकते। और वो जो मेरे बच्चे, जो मैं उतना स्टैब्लिश या उतना काबिल इंसान नहीं बन पाया जितना मुझे बनना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे अगर आज हो सकता है कि वो बीए पास करने, हो सकता मैं अगर एक सही इंसान होता तो वो बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करने, शायद वो बाहर भी जाते। तो वो तीसरी जनरेशन पर भी फर्क पड़ता है और ये छोटी बात नहीं। और मैं हमेशा सुनील सर से बहुत सीखता हूँ और आज मैंने उनसे ये बात सीखी है, जो शब्द उन्होंने मुझे आज दिया, जो मैंने पकड़ लिया है, मैं तो उनका इसलिए आभारी होता हूँ कि उनके शब्द में लेता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये एडिक्टिव जो सोच और पर्सनैलिटी है ये जारी रहती है और मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। मतलब ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं हंस इसलिए रहा हूँ, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि शायद मुझे कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि हाँ यार वो सही कह रहे हैं। और ये एक्सेप्टेंस आना किसी भी एडिक्ट के अंदर, ये स्वीकार कर लेना और उस बात को मान लेना, मुझे लगता है कि मेरे सुधार की पहली सीढ़ी है। और जितने भी लोग आज नशा करते हैं वो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि स्वीकार कर लीजिए अगर कमी है, क्योंकि अगर स्वीकार मैंने कर लिया तो शायद मैं उस पर काम करना अभी और आज से शुरू कर दूंगा। तो वो सुनील सर ने अभी जो बोला है कि एडिक्टिव बिहेवियर रहता ही रहता है, ये सच बात, इसमें छूट नहीं है। वो जो कहना चाह रहे हैं मैं बहुत उसको समझने की गहराई से कोशिश कर रहा हूँ। शायद सबके लिए ये एक शब्द हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक गहराई है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और वो जो ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को समझो, क्योंकि जो लोग नशा छोड़ देते हैं उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं, जो संजय सर ने भी मुझे पिछली बार 2-3 शब्द बहुत अच्छे दिए थे, न्यू नॉर्मल लाइफ, और वो अभी नहीं है, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। भारती मैडम मैं आपका भी करता हूँ और समय समय पर हम मिलते रहेंगे। आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि देखिए अभी भारती मैडम मुझे जब फोन पे बात हो रही थी तो ये कह रही थी मैं तो जब बच्चों को देखती हूँ कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो मैं तो उसको एक लगा देती हूँ। मतलब उनकी भावनाएं कितनी अच्छी, मतलब वो जो एक लगा देती है उसको, वो कंसर्न है उनका, वो कंसर्न है उस बच्चे से, उस समाज से, उस व्यक्ति से, कि वो इस बात को बहुत करते हैं कि नहीं मुझे नहीं, ये पसंद नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो भारती जी की इस भावना के ऊपर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार वो बड़ा डेडिकेशन से यार नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं निकल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को निकलना है, इस जंजाल से निकलना है। तो जब तक आप जैसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते रहेंगे, हमारे जनक, मैं तो जनक ही कहूंगा सुनील सर को कि वो जनक है इस फील्ड के। आज मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर नशा मुक्ति की, तो सुनील सर तो जनक हैं। हम लोग तो खैर सेंटर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सुनील सर तो बहुत आगे की सोच के लिए काम कर रहे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और भारत की वो एक होकर सबको एक करना चाहती है, एक मंच पर लाना चाहती है, सोच बनाना चाहती है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं इस बात के लिए भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने सुनील सर के बहुत सारे सेशन अटेंड, और सही में सुनील सर एक बहुत अच्छे ऑफिस में बैठते थे, ऐसा सा ऑफिस होता था। और मेरा सपना होता था कि क्या मैं किसी दिन ऐसे ऑफिस में बैठ पाऊंगा। और सही में देखिए कि मैं आज कुछ वैसे से कुछ ऑफिस में बैठता हूँ, और ये सब गॉड ग्रेस है, और ये उन लोगों की है जो समाज के लिए सोचते हैं, मेरे जैसे इंसानों के लिए सोचते हैं। और भारती जी, सुनील सर, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग आए और मुझे, मेरे जैसे इंसान को आपने मौका दिया कि मैं बोल पाऊँ। और मैं हमेशा आपके साथ, आप सभी ने आपको बहुत बहुत इंकरेजमेंट तो मैं क्या दूंगी आपको, लेकिन आपकी, अगर आप नहीं चाहते तो कोई आपको उस चीज से बाहर नहीं निकाल सकता। इंकरेज जो मन होती है सबसे पहले हम खुद को देते हैं, जब तभी हम खुद से किसी चीज से बाहर आ सकते हैं। लत हमारी खुद की पाली हुई होती है, खुद ही हमें बाहर आना होता है। इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ एनी हैबिट, you have to take an initiative and you have taken that initiative. That is why you are out of it now. बहुत प्रशंसा करती हूँ मैं आपकी कि आप इतनी बड़ी चीज से बाहर आए
और अनुरोध करती हूँ मैं आपसे कि आगे आप इसी तरह से अपने काम को करते रहिए। सुनील सर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। इतने सारे बच्चों से मिल रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, समाज बढ़ता ही चला जा रहा है। 30 साल का इंसान जो पहले ड्रग्स लिया करता था, आज 30 से 13 साल की उम्र पे आके लोग ड्रग्स ले रहे हैं। किस तरह की चैलेंजेस को फेस करते हैं? एक मुहिम तो है, कहने के लिए मुहिम है, हर तरफ परिस्थितियां जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी टू इंटरेक्ट। वो मतलब एक आप स्टबर्न पर्सनालिटीज के साथ एक आप कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, किसी तरह की पॉजिटिविटी को नहीं चाहते, और आप उनके अंदर उस पॉजिटिविटी को लाने की पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी समझ के बैठ चुके हैं। इस जब कोई अपना परिवर्तन खुद ही नहीं चाहता है, अपनी बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में खुद ही बात नहीं करता है, और ऐसे इंसान को आप जीवन समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुझे समझ में आया कि वो लोग नहीं चाहते थे या चाहते थे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इम्पोर्टेंट था कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और जब आदमी ट्रॉमा से गुजरता है तो अपने को चारों तरफ से बंद कर लेता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है, और मैं समझता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और उस प्रोटेक्ट करने में ही वो अपने को झूठ बोलते थे, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करते थे। वो अपने उस सेल्फ को, जो कि बहुत डेलिकेट होता है, जो हमारे अंदर एक जो ट्रॉमेटाइज एक उसका हिस्सा है हमारी लाइफ का, कोई उसको उसको टच ना कर दे। तो ये जो एक भ्रांति है लोगों की, थोड़ा सा मैं कहूँगा एक समाज की भ्रांति है ये, कि वो लोग ये सोचते हैं कि ड्रग यूजर बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। नहीं, मैनिपुलेटिव नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अपने को बचाने की स्थिति में रहते हैं कि कहीं कोई मेरे उस रियल सेल्फ के साथ जुड़ ना जाए और उसको मेरी सच्चाइयां ना पता लग जाए, जो अंदर मैंने अभी जो ट्रॉमा में जी रहा हूँ, मैं जो मैं अपनी परेशानी में जी रहा हूँ। जिस तरह से हम एक रेप के केस को, एक रेप विक्टिम को हम एक प्रोटेक्शन देते हैं, उसको एक सेफ स्पेस देते हैं कि वो अपने को बचाने का अधिकार है उसको, उसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जो ड्रग यूजर हैं, अगर हम उनको एक सेफ स्पेस देंगे तो वो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सामने आएंगे। और उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना जले को, अगर पंखा भी चलाएंगे आप तो उसको परेशान करता है। तो उसी तरह से ये जो व्यक्ति है, जो ड्रग यूजर है, जब हम उसको बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई आप ताकतवर हो जाओ, तो इसका उल्टा क्या हुआ? उसका उल्टा हुआ कि आप कमजोर हो। तो मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि तुम कमजोर हो। तो एक्चुअल में तो उसके मैसेज जो अंदर कन्वर्सेशन चल रही है वो है कि मैं कमजोर हूं, और वो कमजोर दिखाना नहीं चाहता अपने को, फिर वो अपने को संभाल लेता है। तो वो जो चीज है, और अपने को उससे दूर हो जाता है हमारे से। तो कई बार हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि वहां पर एक सेफ माहौल बन सके, जिसमें पीयर एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है मैं घायल हूं, मैं घायल था, और मैं तेरे को समझ पाता हूं। और ये जो समझने की जो प्रक्रिया है, वो उसको एक सेफ स्पेस देता है कि कोई तो है जो मुझे समझेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग मुझे ये बताते हैं, जब मैं ड्रग यूजर से मिलता हूँ, कि सर मेरे को सारी दुनिया समझाती है मगर मुझे कोई नहीं समझता। ये जो कोई नहीं समझने की जो प्रक्रिया है, वही मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा एक तरफ से, थोड़ी सी समाज की तरफ से गलती हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे, इसलिए हमने ईयर एक्यूपंक्चर का भी इस्तेमाल किया। हम लोगों ने ये इमोशनल CPR देना भी सीखा, यानी कि काउंसलिंग भी कई बार बड़ी ऑफेंसिव हो जाती है उनके लिए। तो हमें एक सेफ स्पेस बनाने के लिए, और कई बार हम लोगों ने देखा कि जब लोग इलाज के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर हमने फैमिली मेंबर्स के माध्यम से, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एडिक्ट का, या एक व्यक्ति जिसको हम कहते हैं पीपल लिविंग विद एडिक्शन, तो उस व्यक्ति का भी हमें ध्यान रखना। तो हमने एक नई अप्रोच देखी कि क्यों ना हम उसके माध्यम से पहुंचे, क्योंकि अगर उसको हम ताकत देंगे तो वो डिसीजन ले पाएंगे जो डिसीजंस अभी नहीं ले पा रहे। तो ये भी हमने एक नयापन उसमें सीखा और तरीके जाने कि किस तरह से हम उसके उस सेल्फ तक, जो कि बहुत सेंसिटिव है, कोमल है, और जला हुआ है, जिसको कहते हैं ना दुखी है अंदर से,
क्योंकि उसको अपने वो नाम से नहीं पहचाना गया, उसकी बीमारी से पहचाना गया, बल्कि बीमारी भी नहीं कहूँगा, उसको एक क्रिमिनल की नज़र से देखा गया। तो ये जो चीज़ें ये कहीं ना कहीं उसको रुकावट पैदा करती हैं इलाज तक आने में। तो इसलिए हमें इलाज से पहले बड़ा महत्वपूर्ण है, इलाज के दौरान बड़ा महत्वपूर्ण है, और इलाज के बाद बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है ओवरडोज की। जो लोग जब इलाज लेके निकलते हैं तो अक्सर ओवरडोज के शिकार हो जाते हैं। जब प्रिजन से बाहर निकलते हैं तो भी ओवरडोज के, क्योंकि वो एक बहुत दिनों तक अपने उस कहेंगे कि उन्होंने अपने उस तूफान को रोके हुए था, संभाले हुए था, बट काम नहीं किया। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर आए और तुरंत वो शायद लेते तो पहले 1 ग्राम लेते होंगे या उससे कम लेते होंगे, 1/4 ग्राम लेते होंगे, बट बाहर आकर के ज्यादा ले ली, क्योंकि अब पैसा भी ज्यादा है, मौका भी मिल गया, फिर एक लगता है कि मैं दोबारा ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो रिलैप्स प्रिवेंशन है उसके ऊपर हम काम कर सकें। और सरकार ने भी जो है पीयर बेस्ड इस तरह के मॉडल पर काम शुरू किया है कि तकरीबन 200-250 डिस्ट्रिक्ट्स में पीयर बेस्ड मॉडल को इस्तेमाल किया है, जहां पर वो संभाल के लिए कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद हो। तो इसलिए सरकार भी सीख रही है, हम लोग भी सीख रहे हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया है। और अभी WHO की मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिसके अंदर अब गेमिंग और गैम्बलिंग को भी, क्योंकि हमने देखा है कि जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो ड्रग यूजर्स हैं, वो लोग नशा तो छोड़ देते हैं, मगर गेमिंग और गैम्बलिंग में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अनमैनेजेबल बना लेते हैं। तो प्रक्रिया जो है वो जारी है, चाहे वो WHO लेवल पे हो, सरकार के लेवल पे हो, सिविल सोसाइटी के लेवल पे हो, और आप और हम जैसे लेवल पे भी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि आम जनता और जो सिविल सोसाइटी है, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को सीख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है जिस मुहिम पे आप निकले हैं, बहुत मुश्किल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सब जिस मुहिम पे निकले हैं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और खुद को भी शामिल अलग करना चाहूंगी इस कारवां में, क्योंकि एक ऐसा कारवां है जो जितना बढ़ता जाएगा उतना समाज का उत्थान होता चला जाएगा। अगर हम एक अच्छे स्वस्थ समाज की कल्पना करना चाहते हैं, उसकी एक परिकल्पना करना चाहते हैं, तो हमें समाज में ऐसी चीजों को उजागर करना होगा, इन चीजों को हाईलाइट करना होगा, जहां पे हम लोगों को चीजों को एड्रेस करना होगा, जहां पे सच में चेंजेस की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। आप सभी का थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड नमस्कार। शुक्रिया आप सभी। आपको भी बधाई हो और धन्यवाद।